हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। और आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जो कि है हमारे पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर वो आपको पता है तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज हम लोग इस सीरीज़ के थ्रू आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जनरल इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, और इसके बाद फिर एक नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि होगी हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स, कुछ स्पेशल चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनिक के ऐसे टर्म हैं जो हमको पता होने चाहिए। हमको कार्बन के बारे में थोड़ी सी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर 1 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, उनको क्लासीफाई करने का बेस क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स पता हैं उनको बेसिकली 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। या तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या फिर वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझिए, किन कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। वो कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से आइसोलेट होते हैं या डिराइव किए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर समझिए क्या बोला मैंने बोला है कि वो सारे के सारे कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट या फिर नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होंगे या आइसोलेट होंगे, वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एटसेट्रा। फिर आते हैं हमारे पास कंपाउंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक बेसिकली लाइफ को इंडिकेट करता है, यानी वो सारे के सारे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें प्लांट्स भी आ सकते हैं और आपके एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आइसोलेट किए जाएंगे या डिराइव किए जाएंगे, वो सारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारे पास आती है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए ये थ्योरी क्या है। दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज गिवन बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस। और इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि इनके ये थ्योरी देने से पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको पता थे वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जा रहे थे। हम वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर देने के लिए कि हम लोग लैब के अंदर क्यों नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, साइंटिस्ट बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी देते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि देखिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर इसलिए सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको हम लोग वाइटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगा, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मिलेगा। आप नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जो केमिकल्स हैं जो आप लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये मिस्टीरियस फोर्स नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके अंदर ये वाइटल फोर्स नहीं पाया जाता, इसलिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट आपके बर्जीलियस ने बोला, और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दिया गया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट थ्योरी है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको सबसे पहला जो डेथ ब्लो दिया है वो इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, आपके फ्रेडरिच वोलर। इन्होंने क्या काम किया है कि एक कंपाउंड है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इन्होंने अमोनियम साइनेट को जैसे ही गर्म किया तो गर्म करने के बाद जो फ्यूम्स निकली, उसकी स्मेल जो आई, उससे उन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन किया कि ये तो यूरिया की स्मेल है। और जब इस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करा इन्होंने, तो उन्होंने पाया कि ये जो कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद मिला है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया है, यूरिया, जिसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है उस कंपाउंड की तरीके से जो कि हम लोग नॉर्मल जो ह्यूमन यूरिन होती है उससे जो आइसोलेट करते हैं यूरिया, उसकी प्रॉपर्टी। और ये जो हमारे पास ये यूरिया मिला है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड
अमोनियम साइनाइड को गर्म करने से मिला है, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये एक सबसे पहला एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया जो कि लेबोरेटरी के अंदर नॉन लिविंग थिंग या फिर हमारे पास जो हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल, उसको गर्म करने से ही डिराइव हो गया। तो ये सबसे पहला डेथ ब्लो मिला वाइटल फोर्स थ्योरी को, क्योंकि यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ये सबसे पहला सिंथेसाइज हुआ। और इसके बाद फिर लाइन लग गई। इसके बाद सबसे पहले फिर दूसरा जो कंपाउंड है एसिडिक एसिड, ये कोल्ब ने सिंथेसाइज कर लिया। मीथेन है वो बर्थलॉट ने सिंथेसाइज कर लिया। और फिर मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज होने लगे। एंड फाइनली जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओके लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने जो ये क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो इसी बेस पर किया था कि जो लाइफ कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी वो कम सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगे, उनको ऑर्गेनिक बोला जाएगा। तो ये जो थ्योरी है जब ये कैंसिल हो गई है, तो ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इसकी नई डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल डेफिनेशन है वो तो अब डिस्कार्ड हो चुकी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता हैं उनके अंदर एक एलिमेंट पाया ही जाता है, और वो एलिमेंट आप जानते हैं, वो एलिमेंट है आपका कार्बन। तो सबसे पहले जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें ये बोला गया कि ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन में भी एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऐसे हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर कार्बन होता है। तो अब ये फिर से कोशिश की गई कि फिर क्या किया जाए, तो फिर ये देखा गया कि और भी जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको पता है, उनके अंदर कार्बन के साथ एक और एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है, और वो एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। यानी दो एलिमेंट हो गए आपके पास, पहला हुआ कार्बन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वो कंपाउंड्स आपके किस कैटेगरी में आते हैं, आपके उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले ये हमारे पास आया कि वो जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट इनके अंदर एंटर करता है तो ये देखा गया है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनसे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर वो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर रिप्लेस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, और वो कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो रहे हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से मॉडर्न डेफिनेशन आ जाती है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर क्या है, उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर से समझिए मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हुआ वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं, या फिर उस हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप वहां पर आया है, यानी वो कहलाएंगे आपके डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वो सारे के आपके क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, मोस्ट सिंपलिस्टिक हाइड्रोकार्बन CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप G लगा दूं या कोई दूसरा एलिमेंट G लगा दूं, तो मेरे पास एक कंपाउंड, एक नया कंपाउंड आएगा CH3G। तो अभी मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, हाइड्रोकार्बन। तो ये जो CH4 है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है वो बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और ये जो नया सब्सटेंस बना है, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन से ही एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरी चीज आई है, यानी हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये कहलाएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड फाइनली आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। जरा देखिए, आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इनमें से हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है, और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे पहला देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग ईथेन के नाम से भी जानते हैं।
अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही नज़र आ रहे हैं। और अभी आपको बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। यानी पहला हमारा जो कंपाउंड है CH3 सिंगल डॉट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये किस कैटेगरी में आएगा, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है आपको CH3NH2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ अगर गौर करें तो ये जो CH3NH2 लिखा हुआ है इसको ज़रा कंपेयर कराइए CH3G के साथ में, तो आपको नज़र आएगा कि G की जगह क्या लिखा हुआ है NH2 और बाकी ये CH3 है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो CH3NH2 है वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास HCN। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल है। ये ना तो प्योर आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, ना ही आप इसको बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोकार्बन है ना ही हाइड्रोकार्बन से डिराइव है, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरीके से कैटेगराइज नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए, हमारे पास है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ना तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ना ही हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये किसी हाइड्रोकार्बन से डिराइव है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो NaHCO3 है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं होगा, आप इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। अगला हमारे पास है AgCN। अगेन आप खुद सोचिए कि AgCN क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर आपको कार्बन नजर आ रहा है? हाँ जी नज़र आ रहा है। क्या हाइड्रोजन है? नहीं है, यानी ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। क्या ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि किसी हाइड्रोकार्बन से डिराइव है? तो आंसर है नहीं। हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये किसी भी हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता हुआ नज़र हमको नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये हाइड्रोकार्बन है ना ही किसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो अगेन हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। फिर अगला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना तो हाइड्रोकार्बन है ना ही उसका डेरिवेटिव। अगेन क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा एक कैसा कंपाउंड होगा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। एंड लास्ट आता है हमारे पास CH3CHO। तो अब देखिए साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि CH3CHO में आपको कार्बन भी नजर आ रहा है, हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोकार्बन वाला हमको सीन यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी एक और चीज़ हमको नजर आ रही है कि ऊपर जहाँ पर CH3G लिखा हुआ है, मैं उसको अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर कराता हूँ तो मुझे समझ में आता है साफ साफ कि जो G है उसकी जगह लिखा हुआ है CHO, यानी इसका मतलब कि CH3CHO अगेन इज ए डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड कंपाउंड होंगे हम उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। यानी ये जो CH3CHO है, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ये कंपाउंड भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा? आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम लोग केमिकल कंपाउंड्स का इनिशियल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, फिर उसके बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर मैंने आपको ये बताया कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे डिस्कार्ड हुई। फर्स्ट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया, वो किस साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया, वो कंपाउंड कौन सा है जो कि लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहला सिंथेसाइज किया गया, और उसके बाद जो मल्टीपल अलग अलग कंपाउंड्स है जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए उनके बारे में मैंने आपको बताया। एंड फाइनली फिर मैंने आपको बताया मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आज की डेट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। एंड फाइनली हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि अगर हमारे सामने कोई कंपाउंड आ जाता है तो हम उसको देखकर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। होप करता हूं कि आपको ये जो आज का पहला लेक्चर है वो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरीके से सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैं आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आता रहूँगा। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जर्नी है उसको मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। आप ट्रस्ट कीजिए, इस लेक्चर सीरीज़ के साथ बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।